प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के गद्यांशों की सैप्ट संख्या। हमारी पहला गद्यांश है, आर्द्रा नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की भूमड़, जिसमें देव दुदुम्बी का गंभीर घोष, प्राची के एक निर्भर होने से स्वर्णपूष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी, शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि में सौंधी बांस उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ, भीड़ में गजराज का चामरधारी उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कथाक्रम में संकलित कहानी पुरस्कार से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी है। इस कहानी में उन्होंने मधुलिका के माध्यम से प्रेम पर कर्तव्य की तथा कर्तव्य पर प्रेम की कथा कही है। इन पंक्तियों में उन्होंने कौशल के कृषि उत्सव की प्रातःकालीन प्रकृति का नया नया विराट चित्रण किया है। सुबह सुबह का जो नजारा है उसका इसमें चित्रण किया है। प्रसाद जी लिखते हैं कि वर्षा ऋतु के दिनों में आर्द्रा नक्षत्र की एक मनमोहक सुबह आकाश में घनीभूत काले काले बादल छाए हुए, देव दुदुम्बी अर्थात घन गर्जन का गंभीर उद्घोष व्याप्त हो रहा था। अर्थात आकाश में बादल गरज कर मानव देवताओं की प्रसन्नता को प्रकट कर रहे थे। पूर्व दिशा के बादलों से मुक्त आकाश में स्वर्णपुरुष अर्थात भास्कर यानी भगवान यानी सूर्य गगनचुंबी पहाड़ियों की ओर से झांकने लगे थे और नीचे कौशल प्रदेश के पर्वतीय अंचल में धरती पर कौशलाधिपति महाराज की सवारी निकल रही थी। पर्वतीय प्रदेश की भूमि से मिट्टी की सौंधी गंध उठ रही थी। जमीन को समतल कर दिया गया था। नगर के मुख्य द्वार से महाराज की सवारी रथ को देखते हुए जय घोष हुआ और लोगों के ने भरी भीड़ में महाराज के राजसी गजराज को अपनी सूंड से चामर उठाए उसे ऊंचे आकाश में हिलाते हुए देखा, मानो गजराज अपनी सूंड से चामर हिलाकर महाराज के प्रति अपनी अभ्यास प्रमाणित कर रहे हों। हर्ष और उत्साह से ओतप्रोत जन समुदाय समुद्र की तरह हिलोरे लेते हुए महाराज की सवारी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की सुनहरी किरणों से रंजित ओस की नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका की फूलों के समान रिम झिम उठा, मानो उन्होंने ही हर्षोल्लास से उस महान पर्व पर अपने उल्लास और अपनी खुशी को व्यक्त किया है। विशेष, प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। भारतीय इतिहास के प्राचीन गौरव का सांस्कृतिक अवगाहन उनके समस्त साहित्य में मिलता है। यहाँ भी उन्होंने छायावादी गद्य को काव्यात्मक माधुर्य से युक्त किया है। गद्य में कविता के सौंदर्य का आनंद मिलने लगता है। कवि प्रसाद ने प्रस्तुत अंश में प्रकृति के सचेतन रूप को प्रस्तुत करते हुए कहानी का अत्यंत मधुर आरंभ किया। इन पंक्तियों में प्रसाद जी क्या कहते हैं कि जैसे ये कहानी को शुरू करते तो शुरू में वो प्रकृति का चित्रण करते कि बारिश होने वाली है, बादल छाए हुए हैं, सुबह की जो सूर्य है वो लाल लाल स्वर्ण सुंदर दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत की पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए इस कहानी को शुरू किया है। हमारा दूसरा गद्यांश है, वह कुमारी थी, सुंदरी थी, कोशे वैष्णव उनके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ क्षण सुशोभित हो रहा था। वह कभी उसे सहमलाती और कभी अपने रूखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र बाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। वे सब बैरोनियों में गूंजे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उनके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ शिखर उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने स्थिरता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कुतूहल से, और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। अब इसमें प्रसाद जी लिखते हैं कि मधुलिका, अब इन पंक्तियों में मधुलिका का किस तरीके से महाराज हल चला रहे उसका, वो उन्हें बीज दे रही है और अरुण उसको देख रहे हैं, इन सब चीजों का वर्णन किया है। प्रसाद जी लिखते हैं कि मधुलिका अक्षत यौन थी, अर्थात वह अभी तक असंभोगिता थी, कुंवारी थी, अत्यंत रूपवती थी। उनके केशवसन धारण किया हुआ था, कोशे वस्त्र से अभिप्राय ऐसी साड़ी से जिसे स्त्री अपने शरीर पर लपेटकर उसके पल्लू को अपने उरोजों पर से घुमा कर, जो ऋषि मुनिया वगैरह भी पहना, जैसे ऋषि मुनि होते ना, जो औरतें होती है उस तरीके के पहनाव के बारे में बताया गया। उनके शरीर के पुष्ट भाग ढंक भी जाते हैं, परंतु कमर, कंधों, बाहों पर ऊपरी हिस्सा अनावृत हो, रोजों के पुष्ट उभार के सौंदर्य को और भी निखार देता है। वह अपगुआ यौवना मधुलिका कभी अपने कोशेवशन को संभालती थी, जो उसके नाजुक कंधों से फिसलता फिसलता पड़ता था, और कभी अपने रूखी हल्की को अर्थात अपनी उस लहरदार केस राशि की अपूर्व संपदा को जो उनके कंधों पर चितरी हुई थी, जिसके उस
जिसने उसके सौंदर्य को और भी निखार दिया। मधुलिका कृषक कन्या थी, वह गरीब थी पर अनूप सौंदर्य से युक्त थी। उसका रंग अत्यंत गोरा था, उसके गोरे माथे पर झलकते श्रम बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें उनकी रूप राशि को और भी अधिक निखार रही थी। उसके पसीने की वे बूंदें उनकी आंख के बालों में गुथी जा रही थी। उसके व्यक्तित्व में नारी सुलभ लज्जा का सौंदर्य भी अपनी पूरी गरिमा के साथ झलकता था और साथ ही उसका व्यक्तित्व दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के आकर्षण से भी युक्त था, अर्थात उसके चेहरे पर किसी तरह का सस्तापन या धोनापन नहीं था। लज्जावंत होते हुए भी उसने महाराज को बीज देने में कोई लापरवाही नहीं की। सब लोग विस्मय और कुतूहल के से महाराज का चलाना देख रहे थे, पर मगध का अभ्यागत राजकुमार बड़े प्यार से मधुलिका के रूप सौंदर्य को निहारा था। उसकी मासूमियत, उसके भोले पर उसकी सुंदर सरल सुंदर चितवन का कायल उसका। अब इसमें कवि ने मधुलिका की सुंदरता का वर्णन किया है। अगला हमारा गद्यांश है। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवीलता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित भ्रमर निष्पन्न थे। अरुण ने अपने अश्रु को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, अच्छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृश्य तुम कौन हो? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। बदले तुम न कल के उत्सव की संचालिका रही हो। प्रसाद, इन पंक्तियों में प्रसाद जी लिखते हैं कि उत्सव और प्रांत मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जब खिन्न मन से सो रही थी, तभी उस उत्सव में अतिथि रूप में आया हुआ मगध का राजकुमार अरुण उसकी कुटिया में जा पहुंचता है। उसने देखा कि जिस प्रकार मधुक वृक्ष से टूटकर उसकी माधुलता खिन्न यानी उदास बिखरी सी पड़ी अलग पड़ जाती, उसी तरह से अपनी जमीन से बेदखल होकर मधुलिका भी उस भूमि पर खिन्न मनता शयन यानी उदास हो रही थी। चारों तरफ फूल खिले हुए थे, भ्रमरों की गुंज आवाज गूंज रही थी, अर्थात सब तरह से उसमें पंडित मौन छाया हुआ था। अरुण ने संकेत से अपने अश्रु को भी खामोश रहने के लिए कहा। वह आंख भरकर मधुलिका के सौंदर्य को देखना चाहता, पर तभी पेड़ पर बैठा कोकिल बोल उठा, छी छी कोई सोई हुआ अज्ञात युवा मधु कुमारिका के सौंदर्य को छुप छुप कर देखते तुम्हें शर्म नहीं आती है? दुष्ट नवर्ती वाले कुमार, तुम कौन हो? यह दृष्टता किस लिए कर रहे हो? और कोकिला की तेज पूजित से अट्ठाठ होती रही यानी नींद भंग हो गई। वह जाग पड़ी। उसने देखा कि उसके सामने एक अनजान युवक खड़ा है। वह सकचाते हुए बैठी है। उन्हें उसे देखकर पूछ बैठा कि हे देवी, क्या तुम ही इस कल के इंद्रोत्सव की नायिका हो? क्या तुम्हारी उस उत्सव की संचालिका थी जिसने अपना बहुमूल्य जीवन जमीन राज्य को दान रूप देकर अपने कर्तव्य का पालन किया? इन पंक्तियों में कवि ने अरुण और मधुलिका की जो बातचीत होती है उसका वर्णन किया गया है। उससे पूछता है कि कल जो जमीन महाराज ने लिए वो तुम्हारी थी? ये सब बातें उन दोनों के बीच में होती है। अगला हमारा गद्यांश ये रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। इसमें कवि लिखते हैं कि जब मगध का राजकुमार अरुण मधुलिका के रूप सौंदर्य से आकर्षित हो उसकी कुटिया में पहुंचता था, उसके समक्ष प्रणय निवेदन करने के साथ ही उसे उसकी भूमि वापस दिलाने की बात करता, तो मधुलिका राजा द्वारा भूमि अधिग्रहण को कौशल का राष्ट्रीय नियम बताकर अपनी भूमि वापस लेने से मना कर देती है। इस पर राजकुमार उसे पूछता है कि तब उसका क्या रहस्य है, तो वह राजकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह रहस्य तो सनातन है तथा इसका संबंध मुझसे न कर मानव हृदय से है, क्योंकि मानव का अपना मन ही निगूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। वह अरुण को संबोधित करते हुए कहती है कि मानव का मन किसी नियम किसी विधि निषेध का मोहताज नहीं होता। राजकुमार, अगर तुम्हारा हृदय भी किसी नियत नीति से बंधा होता तो आज तुम किसी राजकुमारी के पास न जाकर मुझ हतभागिनी अंकिंचन निराश्रिता का इस तरह अपमान करने की हिम्मत न करते। मधुलिका को एक अनजान विदेशी व्यक्ति के द्वारा इस तरह पहली मुलाकात में प्रणय प्रस्ताव करना बुरा लगा और इसलिए वह उसे शालीन भाषा में अपने भाव व्यक्त करते हुए वहां से चल देती है। हमारा अगला गद्यांश है। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था, ओढ़न की कमी थी, वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। अब प्रसाद जी लिखते इन पंक्तियों में कि कृषि उत्सव की घटना के 3 वर्ष बाद मधुलिका दुर्दशा में अपने दिन व्यतीत कर रही थी। उस दिन सर्दी की काली भयंकर रात थी। आकाश घने बादल से ढके हुए थे। तेज मूसलाधार पानी बरस रहा था। रह रहकर बिजली
चमक रही थी, उसके वातावरण और भी जिससे वातावरण और भी ज्यादा भयानक हो गया था। मधुलिका की घास फूस की बनी झोपड़ी जहाँ तासी टपक रही थी, सर्दी उस पर भयंकर वर्षा, तेज हवाएं और टपकती हुई झोपड़ी, तीस प्रकोढ़ मेघाज की तरह जानलेवा गरीबी। मधुलिका के पास ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। वह ठिठुरती हुई एक कोने में सिकुड़ी सी बैठी थी। अपनी विपन्नता और अभावग्रस्त दशा के बारे में आज कुछ बढ़ाकर सोच रही थी। लेखक सिद्धांत कथन करते हुए कहता है कि वे अब अंत बाह्य उपकरण आपादन उपाधियों को जीवन को संतुलन और समरस रखना चाहती थी। वे तो जीवन की क्रिया और चेतना के साथ अपना अटूट संबंध कायम रखती है, पर मन की भावना, वासना और इच्छा की अनुकूलता, प्रतिकूलता अथवा तीव्रता या मंदी के अनुसार उसकी जरूरत में कमी पोसी होती रहती है। अर्थात मनुष्य अपनी भावना के अनुसार किन्हीं क्षणों में जिन वस्तुओं को, जिन संबंधों को आवश्यक या अनावश्यक महसूस करता है, उसके उल्टा भावनात्मक दशाओं में वह उन्हीं की आवश्यकता को महसूस करने लगता है। यही बात मधुलिका के साथ हुई। मगध के जिस मर्द क्षत्रिय लोक राजकुमार अरुण का प्रणय प्रस्ताव उसने एक दिन ठुकरा दिया था, आज उसे वही अरुण अर्थात याद आ गया। वह सोच रही थी कि आज से 2 नहीं अपितु 3 वर्ष पूर्व राजकुमार अरुण ने दुख वृक्ष के नीचे सवेरे के समय उसने क्या कहा था। श्री राजकुमार अरुण का प्रणय निवेदन याद आ रहा था। इस गद्यांश में राजकुमार 3 साल पहले की बात सोच रही कि किस तरह का मेरे पास है, उसने में जो प्रस्ताव रखा, वो सारी चीजें उसकी याद, वो भावनाएं, वो सारी चीजें उनको याद बार बार रह रहकर आ रही। अगला हमारा गद्यांश है, आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य के एक ठोकरों से ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे ठंडलों के अंधरों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी। अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने के समय। अब इसमें मधुलिका अपनी वो सारी चीजें सोच रही और वहां के मौसम का वर्णन कवि ने इन गद्यांश में किया। व्याख्या में क्या लिखा गया है कि प्रसाद जी लिखते हैं कि मधुलिका अपने अभावग्रस्त जीवन को व्यतीत करते करते थक गई, क्योंकि उसने जब उसकी जमीन राजा ने ली थी तो उसने जो भी समुद्र में वापस लौटा दी थी। अब वो गरीबी से भरा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और कल्पना लोक में विचरने लगी। बहुत दिनों बाद उसे आज 3 वर्ष पूर्व की घटना याद हो रही थी, जब उत्सव के अवसर पर मगध के राजकुमार ने उसे अपना प्रणय निवेदन किया था। तब उसने न जाने क्यों उसके प्रेम को ठुकरा दिया था, किंतु आज वह उसी क्षण को फिर लौटा लेने के लिए बेचैन उठी। आज गरीबी की ठोकरों ने उसकी पीड़ा को बढ़ा दिया और व्याकुल हो उठी। वह अपनी कल्पना में सोचने लगी कि यदि वह राजकुमार की बात मान जाती तो हो सकता है कि मगध की महारानी बन जाती। मगध के महलों का वैभव उसकी कल्पना में साकार उठा। उसकी झोपड़ी के सूखे ठंडलों के छिद्रों में, आकाश में बिजली के प्रकाश में उसकी कल्पना उसे मूर्तमान होती प्रतीत हो रही थी। मधुलिका राजमहल का सुख उस कल्पना में अनुभव करने लगी। उसकी कल्पना वैसी ही थी जैसे कोई खेलता हुआ छोटा सा बालक श्रावण अथवा वर्षा ऋतु की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ कुछ नहीं आता। मधुलिका की अर्थात की धरती पर उतर कर सोचती है, वह अवसर तो अब निकल गया है, बीत गया है, वह क्षण अब लौट कर नहीं आ सकता। वर्षा का भयंकर रूप सम्मुख था, गर्जना बढ़ रही थी तथा ओले पड़ सकते थे। इन पंक्तियों में मधुलिका जो 3 साल पहले बात हुई थी उसको सोच रही थी। उसको सोचते सोचते कल्पना में वो महारानी बन जाती है, महलों में रहने लग जाती है। फिर वो बताती है कि उसकी कल्पना उसी तरीके से जैसे एक छोटा बालक जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ मारता है और फिर हाथ नहीं आता, सब कुछ वैसे ही रह जाता है। हमारा अगला गद्यांश है, युवती का वक्षस्थल फूल उठा, वह हाँ भी नहीं कह सकी और न भी नहीं कह सकी। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुमान कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों के पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बैठा दूं। मधुलिके, अरुण ने खड़क का आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या। इन पंक्तियों में प्रसाद जी लिखते हैं कि राजकुमार अरुण ने भी मधुलिका के किंकृत्य में मूढ़ दशा को महसूस कर लिया। उसने किसी दक्ष व्यक्ति के समान अपने हाथ आया, मुंह का अपने हाथ से नहीं जाने दिया और तुरंत मधुलिका से कहा कि यदि उसकी अभिलाषा हो, इच्छा हो तो वह अपने प्राणों की होड़ लगाकर अर्थात प्राणों की बाजी लगाकर उसे कौशल राज्य के सिंहासन पर बैठा सकता है। उसने मधुलिका को संबोधित करते हुए कहा, मधुलिका, क्या तुम मेरी तलवार का आतंक देखना चाहती हो। राजकुमार की बात सुनकर मधुलिका एक बार तो डर गई। हालांकि वह राजकुमार की बात का जवाब ना में देना चाहती थी, परंतु भावेश में उसके मुख से क्या ही निकला। इन पंक्तियों में राजकुमार अरुण मधुलिका को बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ की राजकुमारी बना सकता हूँ, मैं लड़ाई कर
युद्ध करके तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस दिला सकता हूँ। लेकिन वो मना करना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से निकला क्या। अगला हमारा गद्यांश है, पंथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निर्विघ्न से घिरा हुआ था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो, शाश्वती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। अब इन पंक्तियों में प्रसाद जी लिखते हैं कि मधुलिका मगध के राजकुमार अरुण से प्रेम करती थी तथा वह उसकी अपने ही राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र में भी सहायता कर रही थी। राजकुमार अरुण आधी रात में कौशल पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में लेने वाला था। रात्रि के प्रथम प्रहर में जब वह अपनी झोपड़ी की ओर लौट रही थी, तब अचानक उसके मन में यह सोचकर उधेड़बुन आरंभ हो गया कि वह उस सिंहमित्र की कन्या है जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर कौशल राज्य की रक्षा की थी। मधुलिका की इसी अंतर्ग्रस्त अवस्था का चित्रण करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं कि उस समय मार्ग ही अंधेरे से परिपूर्ण नहीं था, बल्कि मधुलिका का हृदय भी अंधकार से भरा हुआ था। सारी बातें सोचते हुए अचानक मधुलिका का मन बेचैन हो गया और उसकी सारी मधुरता नष्ट हो गई। वह जिस भावी सुख की कल्पना कभी कर रही थी वह भी अंधकार में जैसे गायब होने लगी। वह डर रही थी। उसका प्रथम डर नायक राजकुमार अरुण को लेकर था, जिसके बारे में वह सोच रही थी कि यदि वह कामयाब न हुआ तो क्या होगा। फिर अचानक सोचने लगी, वह सफल हो गई वो ही क्यों कौशल राज्य का किला किसी विदेशी राजकुमार के अधिकार में चला जाए। भाव है कि मधुलिका के अंतर मन में किंतु की भावना इस प्रकार प्रभावी होने लगी कि उसका व्यक्तिगत प्रेम कभी पीछे छूटने लगा। हमारा अंतिम गद्यांश है, राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग लो तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुए बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। अब इन व्याख्या में अंत में राजकुमारी को जब एहसास हो जाता कि मैं अपने देश के साथ गद्दार करी, उसके बाद जब वो राजा को सारी बात बता देती है तो महाराज कहते हैं कि इनाम में तुम्हें क्या चाहिए। प्रसाद जी लिखते हैं कि मधुलिका की सूचना का मग कर राजकुमार अपने साथियों सहित बंदी बना लिया गया। दरबार में उसे प्राण दंड की सजा सुनाई गई। इस अवसर पर राजा ने मधुलिका ने कहा कि वह अपने जितने भी खेती है सब उसे देता है। यह सुनकर मधुलिका ने एक बार कैदी अरुण की ओर देखा और कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। सुनकर अरुण हंसने लगा, परंतु राजा ने कहा कि उसे मधुलिका कुछ न कुछ अवश्य देना तो वह चाहे जो मांग सकती। इस पर मधुलिका अपने प्रेमी कैदी नायक राजकुमार अरुण के पास जाकर खड़ी होकर कहने लगी कि उसे भी राजकुमार अरुण के साथ प्राणदंड दिया जाए। विशेष में क्या है कि प्रसाद जी ने मधुलिका की देश प्रेम के साथ साथ प्रणय भावना का भी उत्कृष्ट चित्रण किया है, क्योंकि उसने अपने अरुण के साथ साथ अपने लिए भी प्राणदंड मांगा। इसलिए उसको कहते हैं कि कर्तव्य पर प्रेम हावे प्रेम प्रकट है, साथ ही उसकी दोनों के लिए त्याग की प्रीतम भावना भी दृष्टिगत गोचर होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने सप्रसंग व्याख्या करवा दी। इनको अच्छे से पढ़ना और समझना और याद करना इनको। धन्यवाद।